पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रणधीर के होठों पर डेविल स्माइल तैर जाती है। वेलकम टू हेल चंचल, वेलकम टू हेल। आज दुनिया तेरा तमाशा देखेगी। इतना कहकर वह भी अपनी गाड़ी में बैठ सम्राट और चंचल का पीछा करने के लिए निकल जाता है। सम्राट चंचल को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। सम्राट ने ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था जो उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। चंचल ने भी ग्रे कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। चेहरे पर हल्का मेकअप, आंखों में गहरा काजल, होठों पर पिंक लिपस्टिक, खुले बाल और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। वो दोनों हाथों में हाथ डाले रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। सम्राट ने टेबल पहले ही बुक कर रखी थी। वो उसको आराम से टेबल पर बिठा देता है और खुद उसके सामने वाले कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तो बताओ मेरी जान क्या लोगी? चंचल अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोली, जो तुम खिलाना चाहो, हमें तो सब पसंद है। सम्राट प्यार से उसका गाल खींचते हुए कहा, मुझे तुम पसंद हो। चंचल शर्मा पर अपना चेहरा फेर लेती है। ठीक उसी वक्त एक आदमी जिसने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे सम्राट और चंचल के ठीक पीछे वाले टेबल पर जाकर बैठ जाता है और अपना चेहरा मेनू बुक से कवर कर लेता है। वो हल्की सी उस बुक को नीचे करता है, इतनी जितनी सिर्फ उसकी आंखें नजर आए और उन आंखों से वह चंचल को देख सके। वो कोई और नहीं बल्कि रणधीर था। चंचल के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह उसे चुभ रही थी। चंचल के चेहरे का सुकून उसे कांटों की तरह चुभ रहा था। सम्राट और चंचल का प्यार, उनके बीच का विश्वास, उनकी खुशियां, ये सब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने जलती हुई निगाहों से चंचल को देख रहा था। वह चाहता था कि चंचल उसकी तरफ देखे, पर चंचल सम्राट से बात करने में इतनी मसरूफ थी कि आसपास का तो उसे कोई होश ही नहीं था। सम्राट से बात करते करते उसकी नजरें पीछे जाती हैं जहां उसे रणधीर की भयानक आंखें नजर आती हैं। वह एक नजर उसकी तरफ देखती है, फिर बड़े आराम से अपनी नजरें फेर लेती है, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो, जबकि वह उसकी आंखें देखते ही पहचान गई थी कि वह रणधीर है। पर वह उसके लिए एक आम इंसान से ज्यादा कुछ भी नहीं था। खौफ तो दूर दूर तक नहीं था उसके अंदर, बस चंचल का यही अंदाज उसे अंदर तक हिला गया था। चंचल का यूं उसे नजरअंदाज करना उसके गुस्से को हवा दे गया था। वह समझ गया था कि चंचल ने उसे पहचान तो लिया है, लेकिन वह ऐसे अनजान बन रही है जैसे वह उसे जानती ही ना हो। ये पहली बार था जब दहशत के बादशाह कहलाए जाने वाले रणधीर से कोई डरा ना हो, उसको किसी ने नजरअंदाज किया हो। बहुत घमंड के साथ आया था रणधीर वहां पर और चंचल ने पल में उसका घमंड तोड़ दिया। वो पूरा गुस्से से भर जाता है। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो पूरे रेस्टोरेंट में आग लगा देता। इसके बाद चंचल एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखती, वो बस सम्राट से बातें करती रहती है। खैर, वेटर दोनों का ऑर्डर लेकर आता है और दोनों खाने लगते हैं। लगभग 5 मिनट के बाद सम्राट के फोन पर एक मैसेज आता है। सम्राट मैसेज रीड करता है, सर आपके टेबल के पीछे वाले टेबल पर वह बैठा है और बहुत देर से मैडम को घूर रहा है। सम्राट के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। उसने जितना सोचा था चंचल ने उससे ज्यादा कर दिखाया था। जिस इंसान ने उसे खौफ का वह मंजर दिखाया था जिसकी कभी उसने कल्पना भी ना की हो, वह भी 4 दिनों तक वह आदमी आज उसके सामने बैठा है और उस लड़की ने उसे देखा तक नहीं। ये बहुत बड़ी बात है सम्राट के लिए, पर यह तो होना ही था। ये सब सम्राट के प्यार का असर था, उसके दी हुई हिम्मत का असर था जो अब चंचल के अंदर पूरी तरह समा चुकी थी। सम्राट बहाने से अपना फोन कान पर लगाता है और चंचल को ये कहकर कि वो 2 मिनट में आ रहा है वहां से चला जाता है। वह देखना चाहता था कि रणधीर उसके पीछे से क्या करता है और चंचल उसका कैसे जवाब देती है। चंचल मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है। सम्राट वहां से चला जाता है, उसके साथ ही चंचल के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसकी नजरें जाती है सामने बैठे रणधीर पर। सम्राट के जाते ही वो फिर से अपने चेहरे से वो बुक हटा देता है और बेहद गुस्से से उसे घूरने लगता है। चंचल भी उतने ही गुस्से से उसे घूर रही थी। इस बार आर पार की जंग थी। चंचल बेखौफ होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। यही चीज तो पहले भी चुभी थी रणधीर को और यही आज हो रहा था। चंचल का ये तेवर उसके गुस्से को बढ़ावा देते ही जा रहा था। रणधीर बिना पल के झपकाए एकटक चंचल को घूरे जा रहा था और चंचल भी उसका जवाब ऐसे ही दे रही थी, बिना पल के झपकाए, बिना डरे। वह उसकी आंखों में देख रही थी। रणधीर अपनी कुर्सी से उठता है और चंचल के सामने वाले कुर्सी पर आकर बैठता है। तेवर कुछ ज्यादा बदल गए हैं तेरे, इतना कहकर अपना हाथ उसके हाथ पर रख देता है। अगले ही पल चंचल पास रखा कॉफी का कप उठाती है और पूरा कॉफी उसके मुंह पर फेंकती है। रणधीर को इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चंचल ऐसा भी कुछ कर सकती है। वह गुस्से और हैरानी से उसकी तरफ देखता है। अगले ही पल वह चंचल पर हाथ उठाने वाला होता है। इससे पहले ही चंचल उसे आंखें दिखाते हुए बोली, सोचना भी मत वरना मार मार कर वो हाल करूंगी तेरा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलती है जो काफी था रणधीर का घमंड तोड़ने के लिए। रणधीर का चेहरा देखने के लायक था और उसका चेहरा देखकर सम्राट को बहुत मजा आ रहा था। खासकर उसका जो घमंड चूर चूर हुआ था, उसके बाद जो रणधीर की हालत हुई थी वो तो देखने के लायक थी।
रणधीर पूरे गुस्से से भर जाता है। चंचल बेखौफ होकर उसे देख रही थी। अगले ही पल रणधीर उसके बेहद करीब था और बेहद गुस्से से बोला, तुम्हारी यह बेखौफ आंखें मुझे अच्छी नहीं लग रही है। आज भी यह मुझे उतनी ही चुभ रही है जितना उस दिन चुभी थी। यह कहते हुए वो उसके चेहरे को छूने वाला होता है कि तभी चटाक करके एक चांटा उसके गाल पर पड़ता है जो कि चंचल ने मारा था। चंचल उसे मारते हुए बोली, दोबारा कभी हिम्मत भी मत करना। इतना कहकर चंचल एक और चांटा मारती है उसके गाल पर। आसपास के लोग उन दोनों को देखने लगते हैं और तभी कुछ लोग और होटल के गार्ड्स पास आते हैं। क्या हुआ मैडम, कोई प्रॉब्लम है क्या? चंचल धीरे से रणधीर की तरफ देखते हुए, लड़कियों को कमजोर समझता है ना तू? अब मैं तुझे बताती हूँ कि लड़कियों के आंसुओं में भी कितनी ताकत होती है। अगले ही पल चंचल ने रोने सा शक्ल बनाकर कहा, यह मुझे छोड़ रहा था। इतना कहकर वह अपना चेहरा दोनों हाथों में भर लेती है। ये सुनने की देर थी कि लोगों की भीड़ टूट पड़ती है रणधीर पर। इतने सारे लोगों के सामने वो कुछ कर भी नहीं सकता था। होटल के मैनेजर ने उसे बाहर निकल जाने को कहता है। रणधीर इस वक्त ज्यादा रौब न झाड़ते हुए बाहर निकल जाने में ही होशियारी समझता है। वो बाहर निकल जाता है। इतनी खातिरदारी तो उसकी कभी नहीं हुई थी जितनी आज हो गई। वो एक नज़र चंचल की तरफ देखता है जिसके फेस पर शैतानी मुस्कुराहट थी। ठीक उसी वक्त सम्राट उसके पास आता है। उसके कंधे पर हाथ रखता है। चंचल एकदम से पीछे पलटती है और सम्राट के सीने से लग जाती है। रणधीर दूर से ही जलती निगाहों से दोनों को देख रहा था। सम्राट चंचल को वापस कुर्सी पर बैठाता है। कहा तो रणधीर चंचल का तमाशा बनाने आया था, अब खुद का तमाशा बनवाकर वहां से जा रहा था। उसे यही बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वह एक लड़की से हार रहा है, वह भी उस लड़की से जिस पर वह न जाने कितने जुल्म कर चुका है। लेकिन आज फिर वह लड़की उसके सामने खड़ी है, वह भी बेखौफ होकर। बस ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था उसके लिए। पूरी दुनिया पर राज करने वाला रणधीर का हाल आज एक लड़की ने ऐसा कर दिया जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। पर बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है, फिर चाहे वो किसी लड़की के हाथों से हो या लड़के के हाथों से। और सबसे बड़ी बात, इंसान का घमंड ही इंसान को ले डूबता है और यही हुआ रणधीर के साथ। उसे बहुत घमंड था अपने ऊपर कि वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी डरा सकता है, किसी पर भी जुल्म कर सकता है। और यही सब करने वो चंचल के पास गया था, पर मुंह की खाकर आया। दूसरी तरफ सम्राट खुश था, बेहद खुश। आज चंचल ने वो कर दिखाया जो उसने सोचा भी नहीं था। इस बात से वो बेहद खुश था। अब उसे राहत मिल गई थी। वो समझ गया था कि अब एक रणधीर तो क्या, 100 रणधीर भी आ जाए तो भी चंचल उसके सामने नहीं घबराएगी। वो अपनी रक्षा करना खुद सीख गई है, समझ गई है। इधर पूरा दिन बीत जाता है लेकिन रोहन घर वापस नहीं आता। यही सब सोच सोच कर तनु की जान जा रही थी कि एक तो वह पहले से परेशान था किसी बात को लेकर और अब जल्दबाजी में कहाँ चला गया। ना कोई फोन आया ना वो खुद आया। तनु उसे कब से फोन कर रही थी पर उसका फोन नहीं लग रहा था। ये देखकर तो उसे और भी घबराहट होने लगी थी। जब उससे रहा नहीं जाता तो वो सम्राट को फोन करने का सोचती है, पर इससे पहले ही घर की डोर बेल बजती है। लगता है आ गया वो। तनु जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। आ गए तुम? पर जब वह सामने देखती है तो उसके शब्द मुंह में ही रह जाते हैं। सामने रोहन खड़ा था, पर वह अकेला नहीं था, उसके साथ सुमेर की मां रेखा भी खड़ी थी। रोहन रेखा जी को लेकर घर के अंदर आता है, सोफे पर बैठाता है और खुद अपने कमरे में चला जाता है। उसके पीछे पीछे तनु भी कमरे में आती है। रोहन ने तनु को देखते हुए कहा, पता है तुम क्या पूछना चाहती हो, पर आज से ये भी यही रहेंगे। सुमेर के जाने के बाद अब उनकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। सुहानी हॉस्टल चली गई है और इनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती, तो ये अब यही रहेंगे, वो उसे समझाते हुए बोलता है। तनु भी उसके बात अच्छे से समझ रही थी। रोहन ने तनु का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए पूछा, मैंने सही किया ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? देखो मैं जानता हूं कि तुम्हारे और उनके संबंध कुछ ठीक नहीं है, पर मैं करूं ऐसे? उन्हें अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता। वो उसे अपने पास बैठाते हुए बोलता है। तनु ने कहा, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अगर तुम्हारी जगह मैं होती और सामने ऐसी कोई स्थिति होती तो मैं भी यही करती। पर रोहन, क्या हमें उन पर विश्वास करना चाहिए? उसे रेखा पर शक हो रहा था। रोहन ने उसे समझाते हुए कहा, तुम खामखा परेशान हो रही हो, अब तुम फटाफट से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। वह उसका माथा चूमते हुए बोलता है और फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। तनु कुछ सोचते हुए कमरे से बाहर आती है। वो देखती है कि रेखा अभी भी वैसे ही बैठी एक टक फर्श को घूरे जा रही है। तनु उसे देखते हुए किचन में चली जाती है। उसके दिल में उथल पुथल हो रही थी कि क्या उसे रेखा पर विश्वास करना चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। वो खाना गर्म करने लगती है। दूसरी तरफ सम्राट और चंचल अब घर आ गए थे। आज जो भी चंचल ने रणधीर के साथ किया वो देखकर सम्राट तो बहुत खुश था। चंचल का वो अंदाज उसकी आंखों के सामने से जा नहीं रहा था। उसे चंचल पर इतना प्यार आ रहा था कि बस ये कि चंचल भी देख पा रही थी। सम्राट उसे आराम से कमरे में ले जाता है। चंचल चेंज करने के लिए वॉशरूम चली जाती है। इसके जाते ही सम्राट किसी को फोन करता है, कुछ बात करने लगता है।
उधर चंचल का ये रूप देखकर रणधीर बुरी तरह से बौखला गया था। वह अपने घर पहुंच गया था। आईने के सामने जाकर खुद को देखता है। उसके गाल पर चंचल के मारे चांटों के निशान साफ झलक रहे थे। उसे आईने में वही सब नजर आता है जो भी आज हुआ था। चंचल का वो अंदाज उसे चुभ रहा था। गुस्से की वजह से उसके सर की नसें फट रही थी। अचानक से उसे आईने में चंचल का चेहरा नजर आता है जो कि उस पर हंस रही थी। रणधीर के अहम को ठेस लगी थी आज, जिससे वह बाहर नहीं आ रहा था। वह अपनी गन निकालता है, सारी की सारी गोलियां शीशे पर मारते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं एक लड़की से नहीं हार सकता, और वह भी उस लड़की से जिस पर मैंने कितने जुल्म किए थे। वह मेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती। उसे डरना ही होगा। वापस वो खौफ मैं उसकी आंखों में लाकर ही रहूंगा। उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, चाहे मुझे खुद को ही तबाह करना क्यों ना पड़े, लेकिन तुझे मैं बर्बाद करके ही रहूंगा चंचल। मेरे बरसों की मेहनत तुम्हारी वजह से मिट्टी में मिल गई है। आज खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रह गया हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। इन सब का हिसाब लेना होगा। कुछ ज्यादा ही खुशियां आ गई है तुम्हारे जिंदगी में। सम्राट के प्यार ने बहुत ही हिम्मत भर दी है ना। तुम्हारे अंदर कोई बात नहीं, मना लो। जितनी खुशियां मनानी है मना लो, क्योंकि जब सारी खुशियां मैं छीन लूंगा ना तुझसे तो उसका मजा ही कुछ और होगा। अब सिर्फ तुझसे ही नहीं, तेरा बच्चा भी मेरे नजर में है। जब वो इस दुनिया में आएगा ना, तू सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करने वाला हूं उसके साथ। बेहद गुस्से से वो ये सब बोल रहा था। तुझसे तेरा सम्राट और तेरा बच्चा सब कुछ छीन लूंगा, सबको मौत के घाट उतार दूंगा, बस कुछ महीने और। यह कहते हुए वह अपने जेब से कोई नशीली चीज निकालता है और फिर सूंघने लगता है और फिर बिस्तर पर उल्टा गिर जाता है। दूसरी तरफ तनु ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। तब तक रोहन चेंज करके आ गया था। रेखा अभी तक वैसे ही बैठी थी। तनु रोहन को इशारा करती है कि रेखा को खाने के लिए बोले। अब तक ना तो रोहन ने रेखा से बात की थी और ना रेखा ने उससे। सबके बीच में एक लाइन सी खींची हुई थी जिसे पार करने में रोहन को बहुत अजीब लग रहा था, और तनु को भी। पर किसी को तो शुरुआत करनी ही होगी। आखिर वो शुरुआत रोहन करता है। वह रेखा के पास जाता है, बेहद आराम से बोला, चलिए खाना खा लीजिए। रेखा अभी भी दीवार की तरफ देख रही थी। वह वैसे ही दीवार की तरफ देखते हुए बोली, क्या मेरी गलतियों के लिए तुम मुझे माफ कर सकते हो? रेखा जब से आई थी तब से अब जाकर उसने कुछ बोला था। उसकी बात सुनकर रोहन और तनु दोनों ही हैरान रह जाते हैं और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं, जैसे यकीन करना चाहते हो कि यह रेखा ही है ना। रोहन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। ये सब रहने दीजिए, जो बीत चुका है उसे भूल जाए। मैं भी सब भूल चुका हूं, चलिए खाना खा लीजिए। रेखा एकदम से आंखों में आंसू भरकर उठती है, लगभग रोहन के कदमों में गिरते हुए, मैं अपने करनी पर बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किन शब्दों में तुमसे माफी मांगू। बहुत बुरा किया है मैंने, तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, जबकि खोट मेरे अपने बच्चे में थी। पर वह मेरे ही परवरिश का नतीजा था, जो मैं उसकी गलतियों को नजरअंदाज करती रही, जिसका खामियाजा तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। वह बहुत ही ज्यादा रोते हुए बोल रही थी। रोहन उसको कंधे से पकड़ते हुए बोला, देखिए ऐसा मत कीजिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जाने दीजिए इस बात को। इसके बाद रेखा तनु की तरफ देखकर, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी भी गुनहगार हूं। बिना सोचे समझे मैंने तुम पर भी बहुत अत्याचार किए हैं। मैं तो तुम दोनों के साथ रहने के लायक नहीं हूं। वो तो रोहन का दिल अच्छा है जो मुझे यहाँ लेकर आया, वरना कोई और होता तो मुझे पूछता तक नहीं। रेखा और भी ज्यादा रोते हुए बोल रही थी। तनु उसको समझाती है कि जो हो चुका है आप उसे भूल जाइए, हम दोनों को आपसे कोई शिकायत नहीं है। रोहन उसे चुप करवाता है और उनका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाते हुए बोला, चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, पहले खाना। वो अभी बोल ही रहा था कि तभी रेखा अपनी साड़ी में छुपाकर रखी छुरी निकालती है और एकदम से घोंप देती है रोहन के पीठ में। अचानक से हुए इस हमले के लिए रोहन बिल्कुल भी रेडी नहीं था, और ना उसको इस बात का एहसास था कि रेखा ऐसा कुछ कर सकती है। जैसे ही रेखा रोहन की पीठ में छुरी घोंपती है तो रोहन दर्द से तड़प उठता है। आह! रोहन की दर्दनाक चीख वहां पर गूंज जाती है और उसकी सफेद शर्ट पूरे खून से भर जाती है। ये देखकर तनु भी हैरान रह जाती है। वो एकदम से चिल्लाती है, रोहन! ये कहती हुई वह रोहन की तरफ लपकती है, पर रेखा इतनी पागल हो चुकी थी कि वह तनु पर भी चाकू से हमला कर देती है। वो गुस्से से उस पर वार करती है। चाकू तनु के बाजू पर लग जाता है और उसकी बाजू पूरे खून से भर जाती है। वह भी दर्द से तड़प उठती है। रोहन जो तड़पता हुआ जमीन पर गिर गया था, वो तनु की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर रेखा वापस उस पर हमला करने लगती है। पर तनु एकदम से उसे दूर धक्का दे देती है। हालांकि उसकी खुद की बाजू में बहुत दर्द हो रहा था, पर इस वक्त उसे रोहन की फिक्र थी। तनु के धक्के से रेखा संभल नहीं पाती, पीछे जाकर गिरती है। ठीक उसी वक्त घर का दरवाजा तोड़कर सम्राट अंदर आता है।
उसकी आंखों में भयानक गुस्सा था और अपनी उन गुस्से से भरी हुई आंखों से वह रेखा को देख रहा था। उसको देखकर रेखा को और भी गुस्सा आ जाता है। रेखा अपने बदले की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे सही गलत कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने सोच लिया था भले ही मैं क्यों ना मर जाऊं, लेकिन सम्राट, रोहन और तनु, इन सब को खत्म कर दूंगी, क्योंकि यह सब मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार है। अभी भी उसको सुमेर की गलती नजर नहीं आ रही थी। अभी भी उसकी नजरों में रोहन ही गुनहगार था। सम्राट को देखते ही वो तुरंत उठकर खड़ी होती है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू लेकर सम्राट पर हमला करने लगती है। तू भी जिम्मेदार है मेरे बच्चे की मौत का। तुम सब जिम्मेदार हो मेरे सुमेर की मौत का। ये कहते हुए वो सम्राट के सीने में चाकू मारने लगती है, पर सम्राट अपने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से एक चांटा मारता है उसके गाल पर। सम्राट के एक चांटे से ही हिल गई थी रेखा। वह दूर जाकर गिरती है। अगले ही पल सम्राट उसके कंधे से पकड़कर उसे खड़ा करते हुए कहा, वैसे तो मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, पर औरत अपनी हद पार कर जाए ना तो फिर मैं उन्हें बख्शता भी नहीं हूं। जी मैं तो आता है कि 6 के 6 गोलियां तेरे भेजे में अभी और इसी वक्त उतार दूं। वो अपनी गन रेखा के माथे पर रखते हुए बोलता है। तनु रोहन को संभाल रही थी, जो अपने आंसू भरी आंखों से रेखा को देख रहा था। रेखा गुस्से से सम्राट पर चिल्लाते हुए कहा, हाँ जैसे तूने मेरे बच्चे को मारा था वैसे तू मुझे भी मार देगा। तो मार दे, वैसे भी मैं जीना नहीं चाहती, लेकिन मैं मरने से पहले तुम सबको मारना चाहती हूँ। बदला लेना चाहती हूँ मेरे सुमेर की मौत का। वो पागलों की तरह ये सब बोल रही थी। तेरा बेटा इसी लायक था और हम सब नहीं, तू जिम्मेदार है उसकी मौत का। तूने उसकी गलतियों को बढ़ावा दिया, उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया, हर गलत काम में उसका साथ दिया। क्या ये तेरी गलती नहीं है? सम्राट उसे आईना दिखाते हुए बोलता है। वो अपना मोबाइल निकालता है और पुलिस को कॉल करता है। यहाँ चंचल आराम से अपने कमरे में सो रही थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि सम्राट उसके पास है या नहीं। दरअसल जब सम्राट चंचल सो रहे थे तभी उसे सुहानी का फोन आया था और उसने उसको सब बता दिया था। उसे पहले से ही अपने मां के प्लान के बारे में पता था। उसे पता था कि रेखा रोहन के घर जाकर क्या करने वाली है। सम्राट को रोहन और तनु की चिंता हुई और वह तुरंत वहां जाने के लिए निकल गया, लेकिन उसने चंचल को जगाना सही नहीं समझा। चंचल आराम से बेफिक्र सो रही थी। तभी उसे सपना आता है। वो देखती है कि वह एक अस्पताल में है। सम्राट चिल्ला रही है, लेकिन सम्राट उसके पास नहीं आ रहा। वहां पर कोई भी नहीं है। ठीक उसी वक्त रणधीर वहां पर आता है। उसके बच्चे को छीनकर वहां से भाग जाता है। चंचल चिल्लाती रह जाती है, लेकिन कोई नहीं आता उसकी मदद करने के लिए। सपना इतना भयानक था कि वह नींद में ही कांपने लगती है, यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर पसीने से भर जाता है। वह रणधीर के पीछे भागती है, लेकिन लड़खड़ाकर गिर जाती है। ठीक उसी वक्त उसकी आंख खुलती है और वह उठकर बैठते हुए बोली, कहीं ये सपना सच ना हो जाए। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए नफरत भरी मोहब्बत कहानी पर।